नाउ लेट मी कम टू सर्टेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी. ठीक है, कुछ कुछ ज़रूरी बातें जो हमें याद रखनी है. So the very first thing that you need to remember is that GST is also called consumption based and destination based tax. And right, हम जब इसे कह रहे हैं कि ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो इसका मतलब क्या है समझना है इसे. ठीक है, हम कह रहे हैं दिस इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स. See, this simply means that when the good travels from producer to wholesaler, from wholesaler to retailer, from retailer to let's say other retailer or consumer, the good is actually changing its destination. जो वस्तु है वो अपने डेस्टिनेशन बदल रहा है बार बार, है ना. यहां पर था इसके हाथ में, यहां से चला गया होलसेलर के पास, होलसेलर से चला गया रिटेलर के पास, ठीक, रिटेलर चला गया कंज्यूमर के पास. सो एज द गुड चेंजेस इट्स डेस्टिनेशन, जीएसटी शैल ऑल्सो बी एप्लीकेबल एट द न्यू डेस्टिनेशन. ठीक है, सो जब गुड मूव कर रहा है, व्हेन दिस गुड मूव्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू होलसेलर, जीएसटी यहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा. राइट, जीएसटी शैल बी एप्लीकेबल, जीएसटी शैल बी पेड बाय द प्रोड्यूसर. जीएसटी क्या कलेक्ट कौन करेगा? प्रोड्यूसर कलेक्ट कर लेगा और पे कर देगा, है ना, सरकार को. तो सेंटर और स्टेट को दोनों को मिल गया अपना अपना शेयर. राइट, नाउ व्हेन द होलसेलर इज गोइंग टू सेल ओवर द गुड टू रिटेलर, देन अगेन जीएसटी शैल बी एप्लीकेबल ओवर द गुड. राइट, जीएसटी अभी भी लगेगा, मतलब प्रॉफिट ऐड करेगा अपना प्रॉफिट मार्जिन होलसेलर अपना उस पर. राइट, और वैल्यू एडिशन के बेसिस पर. राइट, जीएसटी शैल बी एप्लीकेबल ओवर द एंटायर प्राइस, बट होलसेलर नाउ इज गोइंग टू आस्क फॉर दिस मनी बैक. जो ये सरकार को पे किया गया था, है ना, सरकार से वापस ले लिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. इनपुट टैक्स क्रेडिट कहेगा कि सर मैं आपको पे तो कर देता हूं पूरा अमाउंट, बट आई हैव आल्सो पेड द टैक्स, सो लेट मी जस्ट पे यू द बैलेंस इटसेल्फ. ठीक है, सो इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में क्लेम किया जा रहा है, या आप कह सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण. राइट, बिकॉज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट दिस इज स्टिल अ वैल्यू बेस्ड टैक्स ओनली, है ना. और हम देख पा रहे हैं कि जैसे डेस्टिनेशन चेंज हुआ फ्रॉम होलसेलर टू रिटेलर, नाउ द बर्डन ऑफ द टैक्स विल लाई ऑन रिटेलर इटसेल्फ. नाउ द मोमेंट रिटेलर डिसाइड्स, जैसे ही रिटेलर ने कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचा, राइट, जीएसटी विल अगेन बी एप्लीकेबल हियर. जीएसटी वापस आ जाएगा यहां पर. ठीक, जैसे ही जीएसटी आया, कंज्यूमर के ऊपर फाइनल बर्डन आ गया, फाइनल बर्डन ऑफ द टैक्स, फाइनल बर्डन ऑफ द टैक्स. राइट, सो नाउ रिटेलर विल कलेक्ट जीएसटी. राइट, ये जीएसटी कलेक्ट कर लिया और पे कर दिया किसको? सरकार को, गवर्नमेंट को. बट कहानी है, कहानी क्या है? दैट सर रिटेलर विल से दैट लास्ट टाइम व्हेन आई परचेज द कमोडिटी, जब मैंने पे किया था, राइट, जब मैंने परचेज किया था कमोडिटी, देन आई हैड पेड ऑफ सर्टेन कंपोनेंट एज जीएसटी. मैंने कुछ टैक्स दिया था जीएसटी, तो वो आप मुझे वापस कर दीजिए एज इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, एंड यू कीप द न्यू जीएसटी. आप जो है नया जो मैंने कलेक्ट किया है ये आप रख लो. राइट, तो बेसिकली पे डिफरेंस ही कर रहा है. और हम देख पा रहे हैं जैसे जैसे कंज्यूमर चेंज हो रहा है ना. अगर आपको ये ना दिखाए, राइट, इफ यू डोंट लुक एट दीज टू, अभी कंज्यूमर कौन है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड होलसेलर? इट इज द होलसेलर विच इज कंज्यूमर. अब आप ये देखो ये वाला पिक्चर, राइट, लुक एट दिस ट्रांजैक्शन. इस पूरे ट्रांजैक्शन में हु इज द कंज्यूमर? रिटेलर इज द कंज्यूमर, क्योंकि उसी के हाथ में आ रहा है गुड. राइट, सो जैसे जैसे कंज्यूमर चेंज हो रहा है, जैसे जैसे चेन में आगे बढ़ रही है प्रोडक्ट, वैसे वैसे जीएसटी ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल होता जा रहा है. ठीक है, एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट जीएसटी इज योर कंजम्पशन बेस्ड और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. पहले क्या था? रिमेंबर बिफोर दिस वी हैड एक्साइज एंड वैट, एंड आई टोल्ड यू स्पेसिफिकली दैट एक्साइज वाज एप्लीकेबल एट द लेवल ऑफ द फैक्ट्री ऑन द प्रोड्यूसर बिफोर ही कुड टेक हिज गुड्स आउट ऑफ द फैक्ट्री, है ना. तो सोर्स बेस्ड टैक्सेशन था पहले, अब ऐसा नहीं है. देयर इज नो सिस्टम ऑफ एक्साइज हियर, एक्साइज नहीं बेयर करना, राइट, प्रोड्यूसर को. तो ऑटोमेटिकली देयर इज नो सोर्स बेस्ड टैक्सेशन, देयर इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन हियर. ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आई. अब आते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर. लेट्स कम टू द सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट.
So second aspect, let's say if A and B, they belong to different states, then rather than GST, IGST shall be levied. है ना, ये मैंने आपको समझा दिया है. So IGST will be levied in the case where there is interstate transaction, right? Which is going to be again equal to the sum of CGST and SGST only. ठीक है, तो ये अभी भी equal ही है. It is still a sum total of CGST and SGST only, and ultimately distributed to the center and the consumption state equally, consuming state equally. ठीक है. थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज अगेन इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो तीसरा जो आपसे डिस्कस करना है वो ये है दैट देर आर सर्टेन कमोडिटीज विच आर कॉल्ड एज जीरो रेटेड सप्लाईज. तो ये जीरो रेटेड सप्लाईज क्या है? ठीक है, सो इफेक्टिवली स्पीकिंग देर इज नो टैक्स ऑन एक्सपोर्ट्स, है ना. जब हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट्स पर टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता. ठीक है, so effectively there is no tax on exports. So if you take the case of special economic zones also, remember special economic zones were formulated under SEZ Act of 2005 और एक्ट के तहत, है ना, हम क्या करते हैं, जो भी रॉ मटेरियल्स एंटर करते हैं उनको इंपोर्ट्स बोलते हैं, फिनिश गुड्स जो बाहर निकलेंगे SEZ से उनको एक्सपोर्ट्स कहेंगे. सो एक्सपोर्ट्स पर टैक्सेस नहीं लग रहे हैं, राइट. सो वी कैन से दैट ऑल दी एक्सपोर्ट्स हियर दे आर जीरो रेटेड सप्लाईज. ये क्या है? जीरो रेटेड सप्लाईज बन जाते हैं. ठीक है, सो सप्लाईज टू SEZs आर ऑल्सो जीरो रेटेड. तो मतलब SEZs में जो भी आ रहा है कमोडिटी, है ना, वो जीरो रेटेड है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है. ठीक है, दैट इज वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड companies which are going to be present in SEZ, special economic zones, for them the cost of production will remain a bit lower. Why? Because they don't have to bear the burden of GST. जब वो खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हैं, उन्हें GST बेयर करने की जरूरत नहीं है. हालांकि जब वो बेचने जाएंगे, राइट, व्हेन दे आर गोइंग टू सेल ओवर द गुड, जब ये बेचेंगे गुड बाहर मार्केट में, तब GST आएगा. दैट विल बी बेयर्ड बाय द कंज्यूमर ओनली, तब कंज्यूमर पे लग जाएगा, राइट. So we can see for ourselves that this will definitely give a push from the production end. तो GST क्या कर रहा है? GST अपने आप में प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिवाइज कर रहा है. Thereby GST will give a boost to overall production of goods and services. ठीक है, remember this please. Fourth and final point that I want to discuss is that in the case of imports, custom duty and IGST is imposed as imports are considered to be interstate supplies. तो अगर हम imports की बात करें, ठीक है, let's talk of imports now. Imports के केस में क्या होगा? मान लीजिए कोई वस्तु आ रही है, बाहर से आ रही है, let's say it is coming from USA, it is coming into India. So when it enters the boundary of India, basic import duty और custom duty shall be applicable. custom duty लग गई. अब मान लीजिए भारत की किसी कंपनी ने इसको मंगाया है, XYZ कंपनी ने, राइट, एंड दिस XYZ कंपनी विल नाउ सेल इट टू द कंज्यूमर, राइट. सो XYZ कंपनी ने पहले कस्टम ड्यूटी बेयर किया एंड नाउ व्हेन इट मेक्स द सेल टू द कस्टमर, जब ये सेल करेगा तो यहां पर GST एप्लीकेबल होगा, राइट. सो वी कैन सी देयर आर टोटल ऑफ टू टैक्सेस, फर्स्ट कस्टम ड्यूटी एंड सेकेंड GST, राइट. लेकिन कहानी ये है कि GST का भी कौन सा कंपोनेंट लग रहा है यहां पर आके? इट इज IGST विच इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल हियर. ठीक है, नॉट सिंपल GST, क्योंकि ये हम मान के चल रहे हैं कि कैसा है, दिस इज इन द नेचर ऑफ इंटरस्टेट सेल परचेज ऑफ गुड्स. ठीक है, सो कंपोनेंट दैट शैल बी एप्लीकेबल इज गोइंग टू बी IGST एंड नॉट सिंपल GST. ठीक है, सो आप इस लाइन पर फोकस करिए, कंसिडर टू बी इंटरस्टेट सप्लाईज. ठीक है, जब इंटरस्टेट आ गया तो ऑटोमेटिकली IGST शैल बी एप्लीकेबल ऑटोमेटिकली. सो गाइज, एडिशनल कॉन्सेप्ट्स में ना, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू इज इलेक्ट्रॉनिक वे बिल. सो इन द अर्लियर टैक्सेशन सिस्टम, व्हेनेवर गुड्स वुड ट्रैवल फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर, जब भी इंटरस्टेट मूवमेंट होगा खरीद बेच के लिए, है ना, प्रोडक्शन कहीं पर हुआ, सेलिंग कहीं पर और पर हो रही है, तो ऐसे केस में मूवमेंट को सीमलेस बनाने के लिए वी हैड समथिंग कॉल्ड एज वे बिल. बट वे बिल के अपने प्रॉब्लम्स थे, है ना. सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट ऑक्ट्रॉय यस्टरडे
है ना। ऑक्ट्रॉय की हम बात कर रहे थे पहले। सो ऑक्ट्रॉय में प्रॉब्लम ये था that whenever state governments would put up this entry tax or octroi, the value on the bills was showcased to be very less. अगर वैल्यू गुड्स की 1 लाख रुपीज है, इट वुड बी शोन एज जस्ट 10,000 रुपीज, एंड देयर बाय 1% ऑफ 10,000 एंड 1% ऑफ 1 लाख, है ना। वो डिफरेंस आप देख रहे हो, वही टैक्स की चोरी है। दैट इज द कॉम्पोनेंट ऑफ टैक्स इवेजन दैट इज टेकिंग प्लेस हियर, राइट। सो नाउ इन द न्यू सिस्टम व्हाट वी हैव डन इज वी हैव रिप्लेस्ड दिस वे बिल, जो पहले का वे बिल है इसको रिप्लेस किया जा रहा है ई वे बिल से, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल से, ठीक है। सो द सिस्टम ऑफ वे बिल gives way to e-way bill. This is the new system, electronic way bill. अब electronic way bill में क्या हो रहा है? If any carrier wants to transport goods worth more than 50,000 rupees, will have to log into GSTN portal, ठीक है। GSTN पोर्टल पर जाकर वहां पर एंट्री करनी पड़ेगी, वैल्यू डिपिक्ट करना पड़ेगा, राइट, बिल पुट अप करना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली, राइट, the tax will be calculated. Which tax? IGST entirely. So IGST calculate हो गया, IGST pay करो, and then you get a receipt. Now this receipt itself contains RFID code, ठीक है। So इस इलेक्ट्रॉनिक वे बिल को हमने सपोर्ट किया टेक्नोलॉजी से, और टेक्नोलॉजी में क्या लेके आए हैं? RFID। आप अगर आज के टाइम पर इफ यू ओन अ कार, राइट, यू मस्ट हैव सीन दोस फास्ट टैग्स। सो फास्ट टैग्स में यही टेक्नोलॉजी यूज होती है, राइट। This is called as radio frequency identification methodology या identification technology. Radio frequency identification technology, right? So radio frequency identification technology, इसका utilization किया जा रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सिंपल बता भी देता हूँ क्या करते हैं, ठीक है। From technological point of view, what we do is we use radio waves here to identify persons or objects, right? And this identification is automatic. हम simply scanners लगाते हैं और scan कर लेगा वो अपने आप, right? जहाँ से भी radio waves उसको emit करती वापस मिल जाएंगी, reflect कर जाएगा automatically, right? The object will be identified. Now we are using this RFID. So RFID code के साथ receipt generate हो गया, उसको गाड़ी के windshield पे लगा दो, right? And now the vehicle can pass through, right, for the duration, for the borders for which tax has already been paid. अगर आप इसके beyond ले जाने की कोशिश करेंगे, right, for example let's say the tax has been paid from Kerala to MP, लेकिन goods का transportation MP के beyond करने की कोशिश करें तो क्या होगा, right, वो automatically scanner जो है वो jam रहेगा, it will not allow the vehicle to pass through, right. So please understand this. This radio frequency identification technology RFID has made our life very easy, right? It is also allowing us for subsuming of octroi or entry tax within GST, right? अब ये जो पूरी कहानी है ना, इससे ये हुआ है over the period of time what we have realized is that earlier when vehicles used to pass through state borders, they had to basically queue up, and those centers itself they had become places for corruption, है ना भाई। अगर वैल्यू कम डिनोट की जा रही है, द पर्सन हु इज ऑन ग्राउंड, राइट, द पर्सन हु हैज बीन गिवन दिस ड्यूटी टू चेक द वैल्यू ऑफ द गुड्स, राइट, ही वुड बेसिकली आस्क फॉर ब्राइब एंड लेट अलाउ द गुड्स टू पास, है ना। तो ये क्या है, ऑन ग्राउंड करप्शन में रिजल्ट कर रहा था। अब इलेक्ट्रॉनिक विल की वजह से ये जो पर्सन ऑन है ऑन द ग्राउंड, ही हैज बेसिकली नो यूज एट ऑल नाउ, है ना। इसका कोई यूज ही नहीं रह गए। हम सिंपली देख सकते हैं कि वैल्यू किस वैल्यू का गुड्स है, और जो बिल जनरेट कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग आगे गुड्स का वैल्यू डिटरमाइन होगा, राइट। और बहुत हैवी डिफरेंस नहीं होगा वैल्यूएशन में, राइट, बिकॉज ऑल द डेटा नाउ इज प्रेजेंट डिजिटली, सो वी कैन वेरी इजीली कंपेयर। ऐसा तो ये नहीं है कि दैट इफ आई एम अ सेलर आई कैन सेल गुड्स फॉर वेरी लो प्राइस टू वन एंड एंड एट अ वेरी हाई प्राइस एट द अदर एंड। ऐसा बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन ऑफ प्राइसेस तो नहीं देखने को मिलेगा, एक बैंड में देखने को मिलेगा, राइट। सो इलेक्ट्रॉनिक वे बिल is, I can say, simply a document which is being issued by a carrier giving details and instructions relating to the shipment of consignment of goods, like name of consigner, consignee, the point of origin of the goods, consignment, its destination and the route, etc.
सो ये सारी डिटेल्स इसी इलेक्ट्रॉनिक बिल में प्रेजेंट हैं, और आप इसे सिंपली क्या कर सकते हैं, अगर आपको बस सिंपली RFID स्कैनर चाहिए, यू कैन स्कैन द कोड एंड you will get the entire display information right in front of you. So if the value of the goods transported is more than rupees 50,000, then generation of e-way bill is mandatory, and e-way bill itself becomes a mechanism to ensure that goods are transported in compliance with the GST law. ठीक है, अगर गुड्स को मूवमेंट हो रहा है तो वो GST लॉ के कंप्लायंस में ही होगा, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है ये, ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट. सो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक वे बिल. गाइज नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्पोजिशन लेवी, ठीक है. सो व्हेन GST लॉ वाज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, देयर वर सर्टेन sections in the society, certain sections of businessmen who were quite skeptical, especially small businessmen, small vendors, who said that, sir, our turnover is not that high, right? Our sales figure is not that high, and thereby for even very small value of sales we would have to deploy the entire machinery. हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, राइट, कि हमने कितना परचेज किया, कब बेचा, कितना बेचा, राइट, एंड thereby it will give rise to, I mean, it will hamper our business in its implementation. तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, राइट, कीपिंग दिस एस्पेक्ट इन माइंड, दैट implementation of GST should not actually render the businesses, I mean, should not be a problem for businesses. So keeping that in mind, we designed an alternate mechanism also, right, especially for small businesses. तो ऐसे छोटे बिजनेस जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, ठीक है, 1.5 करोड़ से कम है, उनके लिए इसको डिजाइन किया गया है. Now what these businesses can do is they can opt for something called as composition levy. ये businesses opt कर सकते हैं composition levy के लिए, जो कि अपने आप में एक alternative method है. This is an alternative method of levy of tax. Now under this method, what happens is that if you have opted for this, then you can simply go for paying 1% flat rate of tax. ठीक है. So जो भी business का total turnover है, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए है, राइट, तो आप सिंपली उसका 1% पे कर दें सरकार को GST के रूप में, है ना. अब मंथ ऑन मंथ भी पे करना चाहे तो मंथ ऑन मंथ भी कर सकते हैं, क्वार्टरली पे करना चाहे तो क्वार्टरली कर दीजिए, ठीक है, और उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको जो है आपका GST कंप्लायंस बिजनेस बन गया ऑटोमेटिकली, ठीक है. सेकेंडली, राइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दैट इफ यू आर पेइंग दिस एट 1%, अगर आप 1% ये कॉम्पोजिशन लेवी के तहत जा रहे हैं और 1% फ्लैट रेट से पे कर रहे हैं, then you cannot claim input tax credit. So मैंने आपको जो स्कीम समझाई थी पहले, ठीक है, वो स्कीम आप अब यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दैट अंडर दिस ये ऑप्शनल है, एंड द एलिजिबल पर्सन ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर दिस स्कीम कैन पे टैक्स एट 1% फ्लैट रेट ऑफ हिज टर्नओवर इंस्टेड ऑफ पेइंग टैक्स एट नॉर्मल GST. तो 6%, 12% अलग अलग स्लैब रेट से वो सब नहीं देखने की जरूरत है, आप सिंपल 1% अपने टर्नओवर का पे करके you can get it done with, right. अब ये क्यों लाया गया है? This has been brought in with the objective to bring simplicity in the tax, especially for small businesses, not to, I mean, provide hurdles to them, but rather encourage them कि भाई आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो लीगल मैनर में करिए, लीगल मीन्स के थ्रू करिए, ठीक है ना. सो objective is to bring simplicity and to reduce the compliance cost for small businesses, to make them GST compliant itself. Now guys, let me bring you the next additional concept, which is compensation scheme. ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी पूछा था UPSC ने. So compensation scheme, जैसा मैंने आपको कल बताया, compensation scheme के लिए we had passed up compensation to states bill, है ना. So GST law के अंदर एक bill के थ्रू हमने इसको पास किया, and I told you there that this is more like a guarantee given by the center that if revenue of the states does not increase as intended, then center is going to put up some tax, or center is going to find some or the other mechanism so as to compensate to the states to that degree. तो जो भी टारगेट रखा है कि आपका रेवेन्यू इस टारगेट से इंक्रीज कर जाएगा, नहीं करता है, लो रह जाता है, तो उसे कॉम्पनसेट करने के लिए, है ना, इसको ब्रिज करने के लिए गैप को, सेंटर इज गोइंग टू डिप्लॉय सम और द अदर मेथड, है ना. और जनरली क्या होगा, सेस इज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन लग्जरी गुड्स हियर और डीमेरिट गुड्स हियर, right. So this is exactly what composition scheme is. So government of India itself promised the states that if after the implementation of GST, the states indirect revenue, right, does not grow by 14% annually, ठीक है,
14% ग्रो करना चाहिए साल दर साल। कब से कंपेयर कर रहे हैं? फ्रॉम 2015-16 बेस ईयर onwards. Then government of India itself through GST council is going to impose cess on luxury and demerit goods. Demerit goods are your sin goods. ठीक है, sin goods ऐसी वस्तुएं जिनको कंजम्पशन करने से मनुष्य को हानि हो सकती है, हेल्थ का लॉस हो सकता है ना। सो अल्कोहल, सिगरेट्स, ऑल ऑफ देम दे आर कंसिडर्ड टू बी सिन गुड्स। ठीक है, सो ऐसे गुड्स, डीमेरिट गुड्स या फिर लग्जरी गुड्स, इन पर जो है सेस इंपोज किया जाएगा एंड द मनी दैट इज गोइंग टू बी कलेक्टेड विल बी गिवन टू द स्टेट्स एज कॉम्पनसेशन फॉर द नेक्स्ट 5 years। ठीक है, अब इसी को लेके बहस भी चली थी। ठीक है, 2020 में जब कोरोना आया, राइट, कोविड-19 ने इफेक्ट किया, रेवेन्यूज इफेक्ट हुए सेंटर के, स्टेट स्टार्टेड टू आस्क फॉर कॉम्पनसेशन एंड यू नो व्हाट हैपेंड, राइट। सो इट वाज जस्टिफाइड एज एन एक्ट ऑफ गॉड। तो सेंटर ने कहा हमारे पास पहले ही रेवेन्यूज नहीं है, सो द सेल ऑफ दीज डीमेरिट गुड्स इज ऑल्सो नॉट टेकिंग प्लेस, द सेल ऑफ luxury goods is also not taking place right now. सारे ही sectors down है, right? Thereby that entire debate, that entire episode happened. ठीक है? So center collects GST compensation cess in Consolidated Fund of India, and then transfers it to GST compensation fund, which is under Public Account of India, and then it goes to states Consolidated Fund itself. तो ये है सिंपल सा GST compensation scheme. ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। नाउ गाइज, व्हाट आई वांट फॉर यू टू डू इज, if let's say you are basically writing up an answer or you are contemplating what can be or what could be benefits of GST, right? So what I've done is I've summarized all the points in one place कि GST का क्या क्या benefit कहाँ पर हो सकता है, right? And now you can contemplate over it. आप इस पर सोच सकते हैं इन्हीं लाइन्स पर and you can prepare your own points. ठीक है, मैं आपको बस initiating points दे रहा हूँ. I'm giving you a bit of initiating points where you can begin your story. Okay. So what are the benefits of GST from the point of view of business and industry? A, there is easy compliance, है ना। Small businesses के लिए भी हमने composition levy introduce कर दिया है, right? और बड़े businesses के लिए तो हमारे पास पूरा का पूरा robust और comprehensive IT system build up किया है, right? So robust and IT system is the foundation stone of GST regime in India. So they can simply file up their taxes through one simple click. ठीक. Secondly, there is uniformity of tax rates and tax structures. So the businesses, they don't need to, adjust to the laws of Karnataka and differently as compared to the laws of Maharashtra state. सब states का similar सा law हो गया है ना, uniformity है, so they can think of expanding business into different states, right? Third है removal of cascading of taxes. Cascading of taxes खत्म हो गए, यहाँ पर tax on tax वाली प्रॉब्लम ही नहीं है, because once GST is implemented, no other tax can be implemented per se. Then fourth, there is improved competitiveness. ठीक है, इससे क्या होगा, कंपटीशन में सुधार आएगा। सो कहीं अगर लोकल प्लेयर्स को कहीं पर एडवांटेज मिल रहा था, राइट, एज कंपेयर टू प्लेयर्स दैट वर कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स, वो जो है ना डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, वो खत्म हो जाएगी। सो एवरीबडी इज गोइंग टू बी एट एन इक्वल लेवल। सो एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर दिया है, बिकॉज ऑफ विच देयर विल ऑटोमेटिकली बी इंक्रीज इन कॉम्पिटिटिवनेस। फिफ्थ एंड फाइनल, वी कैन से देयर इज गोइंग टू बी गेन टू मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज एक्सपोर्टर्स, है ना। आपको पता ही है कि भाई जीरो रेटेड सप्लाईज होंगी तो ऑटोमेटिकली टैक्स रेट है नहीं, एंड देयर बाय एक्सपोर्ट्स को पुश मिलेगा, राइट। सो मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्शन के एंड से पुश मिल रहा है, एक्सपोर्टिंग के एंड से पुश मिल रहा है, सो दिस इज डेफिनेटली गुड फॉर इवन मेक इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आई टेक यू टू व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो सेंट्रल और स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या बेनिफिट है। फर्स्ट, इट इज गोइंग टू फर्दर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। मैंने आपको बताया कि सेंट्रल और स्टेट को साथ आके ही टैक्स इंप्लीमेंट करना है, राइट। सो दिस इज गोइंग टू एनकरेज देम टू वर्क टुगेदर। सेकेंडली, दिस इज वेरी सिंपल एंड ईजी टू एडमिनिस्टर। डिफरेंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशंस के कंपेरेटिवली जो पहले सिस्टम में एग्जिस्ट करता था, नाउ वी हैव वन सिंगल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, सो इट विल बी ईजी टू एडमिनिस्टर। थर्ड, वी हैव बेटर कंट्रोल्स ऑन लीकेज एंड रिड्यूसिंग करप्शन। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द एग्जांपल ऑफ ई वे बिल राइट नाउ, है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। तो ई वे बिल, ये ऐसे मैकेनिज्म्स यूज करके, राइट, हम क्या कर रहे हैं, वी आर पुटिंग अ स्टॉप ऑन दोज लीकेजेस ऑन प्लेसेस वेयर टैक्स कुड बी इवेडेड। ठीक है, देन देयर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी इंक्रीज इन टैक्स बेस। अब इसके लिए ना मेरे को मतलब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। what I can tell you is when you read up newspapers, you just look at the numbers that are reported every year for GST. So month on month basis पे आप खुद ही देख लोगे कि कितना डिफरेंस है ना। एंड दिस डिफरेंस इज सिंपली बिकॉज
GST is a consumption based tax. Whenever the consumption of the economy will increase, automatically GST, your fund coming from GST will also increase automatically. तो रिसिप्ट जो होंगी ना टैक्स से वो अपने आप बढ़ जाएंगी, ठीक है. कंजम्पशन कम होगा तो कम हो जाएंगी. अब आप खुद समझ सकते हैं, वी आर 140 करोड़, राइट, समवेयर एवरेजिंग समवेयर क्लोज टू 140 करोड़. अब सो 140 करोड़ लोग जब कंज्यूम करेंगे बेसिक नेसेसिटीज की भी अगर बात करें, बेसिक कंपोनेंट्स की भी, सो ऑटोमेटिकली ये नंबर जो है काफी ऊपर ही मिलेगा आपको, ठीक है. देन नेक्स्ट पॉइंट वी कैन से दैट देयर इज इफेक्टिव टैक्सेशन ऑन इंपोर्ट्स, है ना. कस्टम ड्यूटी प्लस उसके बाद आ रहा है हमारे पास IGST, तो वो सिस्टम बड़ा इफेक्टिव बन गया है, राइट. सो इंपोर्ट्स भी अभी इवेड नहीं कर रहे हैं. वी आर बेसिकली एबल टू effectively tax our imports also, and we know exactly, right, that at what rate we are putting our tax on it. Then higher revenue efficiency है ना, रेवेन्यू के टर्म्स में हायर रेवेन्यू जनरेट करके देगा. ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लीकेजेस को कंट्रोल कर ले रहे हैं, टैक्स बेस को इंक्रीज कर ले रहे हैं, राइट, 3 and 4th टुगेदर विल रिजल्ट इनटू 6th, ठीक है. नेक्स्ट आई टेक यू टू the benefits of GST from the point of view of consumer. Consumer के लिए भी कुछ है, right? Consumer के लिए क्या benefit है? From the point of view of consumer, it is good because this is single and transparent tax proportionate to the value of goods and services. मतलब जिस वैल्यू का गुड या सर्विस मैं खरीद रहा हूं, है ना, याद रखो एग्जाम्पल, 100 रुपीज का गुड खरीद रहे थे, राइट, 12.5% एक्साइज था, 10% वैट था. आइडियली स्पीकिंग 22.5% टैक्स होना चाहिए, राइट, 22.5%, पर ऐसा नहीं था, 23.75 देखने को मिल रहा था, राइट. GST के अंडर क्या हो रहा है, ये दोनों एक ही हो जाएगा, राइट. दिस इज गोइंग टू बी 1 फॉर एग्जाम्पल 18%. सो 18% से आई नो 18% ऑफ 100 इज गोइंग टू बी ₹18 ओनली, ठीक है ना. सो सिंगल एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स प्रोपोर्शनेट टू द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सेकेंडली, देयर इज गोइंग टू बी रिलीफ इन द ओवरऑल टैक्स बर्डन ऑल्सो. ओवरऑल टैक्स बर्डन में भी हमें जो है रिलीफ देखने को मिलेगा. एंड देन थर्डली, GST विल ब्रिंग द इनफॉर्मल सेक्टर इनटू अ फॉर्मल वन. GST से क्या होगा, इनफॉर्मल इकोनॉमी, अनफॉर्मल जो अभी भी सेक्टर्स ऑपरेट कर रहे थे, राइट, जो अभी भी टैक्स एम्बिट में नहीं आ रहे थे, दे विल कम अंडर टैक्स एम्बिट एंड अकॉर्डिंगली वी विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग दीज सेक्टर्स एंड देयरबाय गवर्नमेंट कैन फॉर्मुलेट लॉस फॉर देम, राइट. तो फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ ये हमारे को लेके जा रहा है, ठीक है. So this is again a very good, you can say, initiative, very good tax reform that has been brought into the economy itself. Guys, अगर एक simple उसमें define करना हो what are the major challenges with respect to GST today, देखो वैसे तो I mean we have tried to improve over the period of time, but there are still certain challenges with respect to GST. First and a very major challenge with respect to GST is that GST still contains multiple slabs, है ना. इसमें हमारे पास 4 तो रेट ही नजर आ रहे हैं, 5, 12, 18 and 28. Other than this, we have 0% category also where we are not imposing any GST on it, right? So automatically यहाँ पर आपको 5 slabs देखने को मिल रहे हैं, 0, 5, 12, 18 and 28, right? The idea here is that these high number of slabs also present a challenge in themselves. हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि GST लॉ लाने का मकसद यही है that we should have very low number of slabs and if possible just one single uniform rate of taxation, right? So somewhere down the line what will happen is that these numbers will be brought somewhere towards left and these numbers will be taken somewhere towards right, है ना. The problem right now is considering the very vast spectrum of income levels that we have in the country, बहुत बड़ा एक हमें वास्ट डिफरेंस नजर आता है हाईएस्ट इनकम लेवल्स एंड लोएस्ट इनकम लेवल्स के बीच में, राइट. सो बिकॉज ऑफ दैट वी हैव दीज मल्टीपल स्लैब्स, बट वंस द इनकम लेवल्स स्टार्ट टू राइज, एक बार ये इनकम लेवल्स नीचे वाले बढ़ने शुरू हो जाएंगे, राइट, देन वी कैन एटलीस्ट टेक दीज नंबर्स टुवर्ड्स राइट एंड राइट वी कैन ब्रिंग दीज नंबर्स टुवर्ड्स लेफ्ट ऑल्सो. ये किया जा सकता है, राइट. तो ये कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा कम, धीरे धीरे हमारी कोशिश होनी चाहिए टू रिड्यूस दिस फ्रॉम 4 rate टैक्स स्ट्रक्चर टू 3 to 3 from 2 to 2 to 1, राइट. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेक्स्ट डे कर दें, कल को कर दें, परसों कर दें, दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, राइट. what can happen over the period of time or what we can expect over the period of time 5 years 10 years down the line is reducing it from 4 to 3, ठीक है. Second major challenge is that we have still a lot of goods which are still outside the ambit of GST. जैसे अल्कोहल है, पेट्रोलियम है, एनर्जी प्रोडक्ट्स हो गया,
इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लैंड एंड रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस, ऑल ऑफ देम दे आर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी. सो देयर इज स्टिल अ नीड टू ब्रिंग दीज अंडर जीएसटी रिजीम. ठीक है, तो इनको भी जीएसटी रिजीम में लाने की जरूरत है ना. इन पर जो टैक्सेस लग रहे हैं जैसे अल्कोहल और पेट्रोलियम पर आज की डेट में अभी भी एक्साइज प्लस वैट का सिस्टम है, राइट. सो दैट सिस्टम नीड्स टू गो अवे, राइट. वी स्टिल नीड टू ब्रिंग दीज प्रोडक्ट्स ऑल्सो अंडर द एम्बिट ऑफ जीएसटी ओनली. एक सिंगल यूनिफॉर्म लॉ का यही मतलब होता है. ठीक है ना. थर्ड, a lot of times we see that exemption limits are at times exploited to under report the figures, right. जो हमने 1.4 करोड़ बताया ना आपको. सो बिजनेसेस कई बार क्या करते हैं, अपने आप को जानबूझ के अपने नंबर्स को अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं, सेल्स फिगर्स को. ठीक है. एंड फोर्थ एंड मेजर प्रॉब्लम इज दैट वन ऑफ द मेजर इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी इज दैट जीएसटी स्टिल हैज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर. मैं आपको एक टर्म समझाता हूं, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, बिकॉज दिस इज अ बिट इंपॉर्टेंट ऑल्सो. So whenever you encounter this term inverted duty structure, inverted का मतलब उल्टा है ना. तो इसको समझने के लिए हम सिंपली क्या करें, राइट. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ मोबाइल फोन. ठीक है. एंड कंपेयर द टैक्सेशन ऑन मोबाइल फोन वर्सेस इट्स बेसिक कंपोनेंट्स. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कीपैड हो गया, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, या फिर हमारे पास टच स्क्रीन आ गई. ठीक है. सो लेट्स से द टैक्स ऑन मोबाइल फोन इज 18% और इट इज 12%, whereas if the tax on keypad और touch screen is higher than 12, मान लीजिए ये 18 है, 28 है, right. So if it is higher, then what is going to be the problem? The problem is going to be that it will encourage the consumption of finished good and it will not encourage the production of the good itself. तो production कहीं ना कहीं उसको hamper कर रहा है, ठीक है, और फाइनल गुड के कंजम्पशन को जो है बढ़ावा दे रहा है. तो इससे प्रॉब्लम क्या आता है कई बार इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से, राइट, that some companies they may be at an advantageous point which have the option to make the complete product. तो जिन कंपनीज के पास ये ऑप्शन है, जो बना रही हैं, जो कंप्लीट प्रोडक्ट दे पा रही हैं, उनको तो बेनिफिट मिलेगा. बट कंपनीज विच आर एक्चुअली just started, which have just started to make these components, they are going to be at a disadvantageous end. तो उनका progression effect होता है, ठीक है. तो at the very least what we can do is we can reduce it down to 12, ठीक है, और लंबे रन में कोशिश होनी चाहिए to bring it further down, ठीक है, 12 से नीचे लेके जाएं, क्योंकि ये छोटे कंपोनेंट्स हैं, बेसिक कंपोनेंट्स मिला के ही हमारे पास वो बनेगा कंपोनेंट फाइनल, ठीक है. सो आइडियली स्पीकिंग इसको बराबर ले आए, ठीक है, पहले तो, and if possible then bring it further down a bit so that we can encourage these small industries which have just entered the arena, which have just entered the industry, so that they can also take on production, ठीक है. कई बार हम इसे imports के लिए भी यूज करते हैं, that we have inverted duty structure on certain imports, right. वहां पर simple सा problem ये होगा that if you have inverted duty structure on imports then it is going to favor consumption of finished goods which are being imported from outside, है ना. तो चाइना से अगर फोन आ रहा है, सस्ते दामों पे इंपोर्ट ड्यूटी लग गई, तो वो फोन का कंजम्पशन बढ़ जाएगा इंडिया के मार्केट में, जबकि इंडिया में बनाए गए अपने फोन जो है वो महंगे बिक रहे होंगे, ठीक है. तो भारतीय कंपनियों को नुकसान होगा. तो समझना इस बात को, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, ठीक है. ब्रिटिशर्स इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर अप्लाई करते थे. अगर हम बात करें, राइट, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड व्हेन ब्रिटिशर्स वर रूलिंग अस, राइट, जब ब्रिटिशर्स के अधीन थे हम, देन ब्रिटिशर्स यूज्ड टू डिप्लॉय दिस पॉलिसी ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर. तो रॉ मटेरियल जो है उस पर हायर टैक्सेस इंपोज करते थे, और फिनिश्ड गुड्स पर, जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं फिनिश्ड गुड्स, तो उस पर कम ड्यूटीज रखते थे ताकि फ्लो फास्टर हो पाए, है ना. सो बाहर की बनी हुई गुड्स, ब्रिटेन मेड गुड्स, दे कुड फ्लो इनटू आवर इकोनॉमी इजीली, ठीक है. सो ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं इकोनॉमी को हैम्पर करता है. सो दिस इज स्टिल वन ऑफ द मेजर इश्यूज. इसको रिजॉर्ट करने का सिंपल सा तरीका यही है कि जहां पे भी जिस सेक्टर में आपको पता चल रहा है और सेक्टर एंटिटीज आपको आके बता रही हैं, आप उसे सिंपली डिस्कस करें जीएसटी काउंसिल में, एंड यू रिजॉल्व इट देन एंड देयर. ओके, चलो. सो दीज आर मेजर चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो. नाउ गाइज, आई हैव वन क्वेश्चन विद यू, राइट, वन क्वेश्चन फॉर यू, and you can try and attempt this. So with reference to goods and services tax, which of the following statements is correct?
जीएसटी के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट, एंड आई हैव गिवन यू अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स, मतलब जो भी पॉसिबिलिटी बन सकती है एग्जाम में, राइट। सो आपको देखना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एंड कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। सो आई हैव मल्टीपल स्टेटमेंट्स हियर, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, राइट, टोटल 7 स्टेटमेंट्स है, 7 में से आपको चेक करके बताना है, राइट। सो लेट्स इवैल्यूएट दिस, रीड द क्वेश्चन, रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली एंड देन इवैल्यूएट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है दैट इट विल कंट्रीब्यूट टू जीडीपी ग्रोथ एंड इज गोइंग टू इंक्रीज द टैक्स रेवेन्यूज। दो फैक्ट्स हैं, जीडीपी ग्रोथ में अपनी भागीदारी देगा, इट विल कंट्रीब्यूट टू जीडीपी ग्रोथ एंड इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प इन इंक्रीजिंग टैक्स रेवेन्यूज। प्लस मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर पहला फैक्ट ठीक है ना तो दूसरा अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, राइट, अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली टैक्स रेवेन्यूज बढ़ेंगे, ये बात सही है ना, सिंपल सा फंडा। सो हमें देखना है कि भाई क्या जीडीपी में ग्रोथ देगा, विल द प्रोडक्शन इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। यस, वी हैव डिस्कस्ड दिस, राइट, हमने डिस्कस किया है इस बात को कि जीएसटी के आने से क्या होगा, प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी, इंक्रीज होगा, एंड देयर बाय दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला फैक्ट सही है, दूसरा फैक्ट ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, देयर बाय स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट ए इज करेक्ट। सेकंड कह रहा है इट विल चेक टैक्स इवेजन, यस, दिस हैज बिकम अ वेरी मेजर effective tool to check tax evasion in the economy, right? Every small vendor, every big small seller now has a GST number and thereby supposed to file GST, right? तो सब पर टैग भी रख पा रहे हैं, सबका डेटा जनरेट हो रहा है और डेटा से ही डिफीट कर सकते हैं ना। अब देखो सिंपल सा फंडा, जीएसटी के अंडर हम क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग जीएसटीज डेटा ओनली टू फाइंड एनोमलीज इन डेटा। अगर हमें एनोमली मिलती है, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, उसी से ही हम इनको पकड़ सकते हैं कि कौन चोरी कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ठीक है। थर्ड है दिस इज गोइंग टू कॉम्प्लिकेट द टैक्स स्ट्रक्चर, ये कॉम्प्लिकेट कर देगा टैक्स स्ट्रक्चर इकोनॉमी का, नहीं। देखो आइडियली अटेम्प्ट ये है कि हम सिंप्लीफाई करें, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बिकॉज ऑफ द हाई नंबर ऑफ स्लैब्स, बट कॉम्प्लिकेट करने के लिए नहीं है कंपेयर टू द अर्लियर सिचुएशन, उससे तो सिंप्लीफाइड ही है। सो इट इज नॉट गोइंग टू कॉम्प्लिकेट, ये इनकरेक्ट हो गया, थर्ड इज रॉन्ग, राइट। So it is not going to complicate, rather it has been brought in to simplify the tax structure. Fourth कह रहा है higher consumption states are going to benefit more from GST. Yes, this is a fact. हमारे जो states हैं बिहार, यूपी, जिनमें population number ज़्यादा हैं, जहाँ पर consumption rate ज़्यादा है, वहाँ पर ज़्यादा states को benefit होगा, right? So this is correct, but आप ये भी समझिएगा, right, that states which are producing more are also going to benefit. जो स्टेट्स प्रोडक्शन में ज़्यादा अच्छे हैं, राइट, हालांकि उनको डायरेक्टली जीएसटी के उनको जीएसटी का जो है जो रिसिप्ट हो रहा है, जो रिसीव हो रहा है, आईजीएसटी सेंटर जो कलेक्ट कर रहा है, राइट, उसमें से उन्हें कुछ शेयर नहीं मिल रहा है, बट स्टिल इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर देम, राइट, प्लीज अंडरस्टैंड इट। अब देखिए प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों एक लिंक्ड प्रोसेस है, राइट। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, टू इंक्रीज दैट प्रोडक्शन लेबर विल बी रिक्वायर्ड, तो लेबर कहीं ना कहीं इन सभी स्टेट से मूव करेगा टुवर्ड्स द प्रोडक्शन स्टेट्स। जैसे ही प्रोडक्शन स्टेट्स की तरफ मूव करेगा, ये लेबर भी तो कंजम्पशन है, राइट, ये भी तो रिप्रेजेंट करता है कंजम्पशन को। सो दे विल आल्सो कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर बाय ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन स्टेट्स आर गोइंग टू बेनिफिट इन द लॉन्गर रन। लंबे समय में क्या होगा, प्रोडक्शन स्टेट्स को बेनिफिट मिलेगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज दैट यू आर क्रिएटिंग इटसेल्फ, ठीक है। सो ये डिबेट भी था, एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी इस पर आया था, राइट, कि अब जो है द ओनस लाइज ऑन दीज कंजम्पशन स्टेट्स ऑफ बिहार एंड यूपी दैट दे नीड टू यूज द मनी दैट दे आर गेटिंग फ्रॉम जीएसटी वाइजली। इनको जीएसटी के प्रोसीड्स यूज करके इंडस्ट्री सेटअप करनी ही पड़ेंगी, अगर नहीं सेटअप करते तो लंबे समय में इनका नुकसान हो जाएगा। क्यों होगा, ऑटोमेटिकली द लेबर इज गोइंग टू स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम दीज रीजन्स, माइग्रेशन होगा, पलायन होगा, और ये कहां जाके रहेंगे लोग, जहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही होंगी, ठीक है। सो यू कैन थिंक इट फ्रॉम दिस एस्पेक्ट ऑल्सो। नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज गोइंग टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग, यस इट इज गोइंग टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग। इनफैक्ट यही हमने लॉजिक यूज किया है, दिस इज द लॉजिक दैट वी हैव यूज्ड फॉर ए इटसेल्फ, राइट। सो ये भी करेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर ई, इट विल बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज प्रोडक्शन के टर्म्स में, प्रोडक्शन के एंड पर प्रोड्यूसर के ऊपर अब एक्साइज ड्यूटी का बर्डन नहीं है, राइट। GST is going to come in at the first point of sale, जहां पर पहली बार गुड जो बेचा जा रहा है, पॉइंट ऑफ सेल जो पहला है प्रोड्यूसर और होलसेलर, वहां पर GST इंप्लीमेंट होगा। नेक्स्ट है इट हैज द कैपेसिटी टू वाइप आउट करप्शन एसोसिएटेड विद कलेक्शन ऑफ वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये भी सही है, राइट। इसके अंदर कैपेसिटी है,
It does have the capacity to wipe out corruption which is associated with the collection of various indirect taxes. So ये भी correct है, ठीक है. And next it says it will decrease the investments in Indian economy, both domestic and foreign. नहीं, अगर प्रोडक्शन में इंक्रीज है, प्रोडक्शन इंक्रीज कराना है ना, याद होगा आपको, मैंने आपको कैपिटल फॉर्मेशन सिखाया था. सो प्रोडक्शन और कैपिटल फॉर्मेशन, राइट, देखो हैंड इन हैंड. सो प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन की प्रोसेस को बढ़ावा मिलेगा, एंड देयर बाय इन्वेस्टमेंट्स विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज. देयर बाय स्टेटमेंट नंबर जी इज इनकरेक्ट, it will increase the investments in Indian economy, both domestic as well as foreign. ठीक है. So guys, next we are moving towards minor taxes. ठीक है. So we are done with all the 4 major taxes. हमने corporate income tax पढ़ लिया. ठीक है. Remember corporate income tax and GST together they are competing. ये दोनों टैक्स compete करते हैं, कभी कोई फर्स्ट पोजीशन पे, कभी कोई फर्स्ट पोजीशन पे. Recently what we have seen is that GST is growing at a much faster pace as even compared to CIT. ठीक है. तो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो है तेज़ी से बढ़ रहा है, तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है, बट GST भी अपने आप में उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है. ठीक है. तो ये दोनों जो है फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे रहते हैं. अभी आजकल GST फर्स्ट पे है, राइट, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इज ऑन दी सेकंड. थर्ड नंबर पे पर्सनल इनकम टैक्स आ जाता है, पर्सनल इनकम टैक्स, एंड फोर्थ पर आपका कस्टम ड्यूटी आ जाता है. So these are the 4 major taxes that we have studied. Now I am taking you towards minor taxes that are imposed by Government of India. And first minor tax, है ना, जो कि अपने आप में काफ़ी important भी रहता है, right? One of the most important ones is going to be your capital gains tax. Capital gains tax. Simple words में कहें, capital gains tax is imposed over gains realized from assets, realized from appreciation in the value of assets. ये है सिंपल सा मतलब. ठीक, एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आपको. लेट मी टेक एन एग्जाम्पल हेयर. सो मान लीजिए मैंने घर खरीदा, राइट. सो 1 year बैक आई परचेज अ हाउस फॉर लेट्स से 50 लाख रुपीज़, 50 लाख रुपए का घर खरीदा हमने. अब 1 साल बाद हम इसको बेचना चाहते हैं. ठीक है. एंड लेट्स से वी आर एबल टू सेल दिस हाउस फॉर समवेयर क्लोज टू 80 लाख रुपीज़. ठीक है. 80 लाख रुपए का हमने इस घर को बेच दिया, या 70 लाख का बेच दिया, जो भी आप लेना चाहें, राइट. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आवर बाइंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस? ठीक है. 50 का खरीदा, 70 का बेच दिया. सो द डिफरेंस इज 20 लाख रुपीज. सो दिस इज एक्चुअली द गेन्स रियलाइज्ड, राइट, फ्रॉम द अप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट. तो वैल्यू ऑफ द एसेट कितना बढ़ गया? 20 लाख रुपए से बढ़ गया, और उस गेन को हमने रियलाइज कर लिया. रियलाइज करने का मतलब बेच के हमारे हाथ में पैसा आ चुका है. अब ये टैक्स लगेगा. ठीक है. अगर आप उस घर को ना बेचें और उसकी कीमत अब 70 लाख हो गई है, 80 हो गई है, 90 हो गई है, राइट, लेकिन आपने बेचा तो नहीं है, यू हैव नॉट सोल्ड इट, एंड देयर बाय इट इज अनरियलाइज्ड गेन्स. अनरियलाइज्ड गेन्स पर नहीं लगता. ठीक है. अगर आप एसेट को होल्ड करके रखें और एसेट की वैल्यू इंक्रीज करती रहे तो ये नहीं लगेगा. प्लीज समझ लीजिएगा इस बात को, राइट. सो कैपिटल गेन्स टैक्स इज इम्पोज्ड ओवर कैपिटल गेन्स. कैपिटल गेन्स मीन्स गेन्स विच आर रियलाइज्ड फ्रॉम द appreciation in the value of the asset itself. तो जो भी आपने प्रॉफिट बुक किया है जब आपने बेचा एसेट को, राइट, दैट itself is your gains itself, और उस गेन पर ही इस टैक्स को इम्पोज किया जाएगा. अब यहां पर फंडा आता है दैट व्हाट काइंड ऑफ एसेट्स कैन बी कंसिडर्ड हेयर, है ना. सो एसेट्स की कैटेगरी में किसको लिया जा सकता है? सो एसेट्स की कैटेगरी में वी कैन हैव मूवेबल एसेट्स एंड वी कैन हैव इमूवेबल एसेट्स. मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है. मूवेबल एसेट जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा पाए, है ना, जैसे कि आपका शेयर्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, प्रेशियस मेटल्स हो गए, ठीक, आर्टवर्क हो गया. बट इमूवेबल एसेट में क्या आ जाएगा? आपका प्रॉपर्टी आ जाएगा. ठीक है. सो प्रॉपर्टी, लैंड, ऑल ऑफ दीज आर इमूवेबल एसेट्स. सो दोनों पर ही आपका टैक्स लगता है, राइट. वेरी रिसेंटली, राइट, दिस ईयर इटसेल्फ गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड
30% टैक्स ऑन डिजिटल करेंसीज ऑल्सो, है ना। सो आपके जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उन्हें भी डिजिटल एसेट्स के रूप में रखा गया है, डिजिटल एसेट्स के रूप में कंसिडर किया गया है। और डिजिटल एसेट्स पर अगर आपको कुछ गेन्स होते हैं, ठीक है, सो इन गेन्स पर आपको फ्लैट 30% पे ऑफ करना होगा, 30%, राइट। सो रिमेंबर नाउ द एसेट्स कैन बी मूवेबल, इमूवेबल, दे कैन इवन बी डिजिटल एसेट्स, ठीक है। इसमें आपका क्रिप्टो करेंसीज, NFT सब आ जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। So the most common capital gains, they are realized from the sale of shares, stocks, bonds, precious metals, artwork and property. ठीक है. So I have a table for you, right, which can help you understand it very easily. So कितना टैक्स पे करना पड़ता है कैपिटल एसेट्स के ऊपर, राइट. सो कैपिटल गेन्स टैक्स जो है इट इज फर्दर सब क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है, लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट. कैपिटल गेन्स टैक्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, राइट. One is called short-term capital gains tax. And the other one is called long-term capital gains tax. Long-term capital gains tax. ठीक है. हम क्या है यहाँ पर टाइम पीरियड के बेसिस पर डिवीजन करते हैं, राइट. सो फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स वी कैन कैटेगराइज दैट व्हाट इज एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म, है ना. फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ स्टॉक, मान लीजिए मैं किसी कंपनी का शेयर खरीद रहा हूँ, इक्विटी खरीद रहा हूँ, तो इक्विटी अगर मैं साल भर से कम के लिए रखूँ, राइट, लेस देन 1 ईयर, सो लेस देन 1 ईयर पर I have to pay short-term capital gains tax on the gains that I have realized. Whereas if I hold it for more than 1 year, then I have to pay long-term capital gains tax. अब मुझे क्या पे करना पड़ेगा? Long-term capital gains tax पे करना होगा. ठीक है. इसमें भी सरकार जो है अलग अलग कैटेगराइजेशन करके रखती है, कहीं पर exemptions भी दे देती है, कहीं पर रिबेट्स भी दे देती है, राइट. सो अकॉर्डिंगली whatever is the rule for that asset, उसके हिसाब से यहाँ पर रेट्स अप्लाई हो जाएंगे. ठीक है. सो यू अंडरस्टैंड, यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड रहेगा. देयर इज गोइंग टू बी अ सर्टेन थ्रेशोल्ड बिलो विच देयर विल बी शॉर्ट टर्म, अबव देन द थ्रेशोल्ड देयर विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स ऑटोमेटिकली. ठीक है. सो मेजरली आपको जो देखने को मिलता है यहाँ पर, राइट, ये देखने को मिलता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का जो टैक्स परसेंटेज है, राइट, जो टैक्स इंसिडेंस है, दैट इज गोइंग टू बी मच हायर, राइट. तो अगर मैं टैक्स के टर्म्स में बात करूं, राइट, लेट्स से इन इक्विटी ओनली, राइट, दिस इज गोइंग टू बी मच हायर. फॉर एग्जांपल दिस इज गोइंग टू बी 15%, दिस इज गोइंग टू बी लेट्स से 10%. ठीक है. तो ये 15% क्यों ले रहे हैं, ये ज्यादा क्यों ले रहे हैं, राइट. सी यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट इन द शॉर्टर टर्म वी डोंट वांट वॉलेटिलिटी इन द मार्केट्स. किसी भी वस्तु के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, किसी भी एसेट की अगर हम बात करें, हम नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हो, बहुत ज्यादा खरीद बेच हो, है ना, कम समय में, छोटे समय में, राइट. सो टू डिस्करेज दैट, हायर परसेंटेज ऑफ टैक्स इज पुट अप ऑल्सो, राइट. वॉलेटिलिटी, प्लीज अंडरस्टैंड, वॉलेटिलिटी इज ऑल्सो बैड फॉर द मार्केट एक तरह से, राइट. वॉलेटिलिटी का मतलब है कि इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट को लेके सर्टेन नहीं है, ठीक है, श्योर नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो रही है मार्केट में, राइट. और ऐसे में क्या होगा, द इन्वेस्टर विल बिकम स्केप्टिकल टू नॉट इन्वेस्ट मनी, राइट. इट विल डिस्करेज हिम टू इन्वेस्ट हिज मनी, राइट, विच वी डू नॉट वांट. वी वांट द मार्केट टू ग्रो एंड देयरबाय वी वांट द इन्वेस्टमेंट टू टेक प्लेस. देयरबाय गवर्नमेंट ऑल्सो ट्राइज टू पुट अप मोर रेट ऑफ टैक्सेशन ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स. ठीक है. अब आप इस टेबल को देखिए एंड देन ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. जैसे स्टॉक्स है 15% लॉन्गर टर्म में एग्जेम्प्टी कर दिया. बॉन्ड्स के केस में वही, द फंडा इज मोर देन 1 ईयर यू हैव लॉन्ग टर्म, लेस देन 1 ईयर यू हैव शॉर्ट टर्म, राइट. सो जो भी स्लैब रेट प्रेवलेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली पे कर देंगे, राइट. वेयर एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में इट इज गोइंग टू बी 10%. गोल्ड के केस में वट एवर इज द प्रेवलेंट स्लैब रेट इन शॉर्ट टर्म 20% मोर देन 3 ईयर्स, राइट. रियल एस्टेट के केस में वट एवर इज द प्रेवलेंट स्लैब रेट एंड मोर देन 2 ईयर्स इज द लॉन्ग टाइम पीरियड हियर, 20% टैक्स दे दिया, राइट. इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स 15% और लॉन्ग टर्म में एग्जेम्प्ट किया है.
ठीक है, डेप्ट ओरिएंटेड में स्लैब रेट के अकॉर्डिंग और लंबे समय में 20%, मोर देन 3 years इसका जो है हमारे पास इज द थ्रेशोल्ड हियर। देन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स वट एवर इज द प्रेवलेंट स्लैब रेट, है ना, और इसमें भी देखिए 1 year इफ लिस्टेड एंड 3 years इफ अनलिस्टेड। सो 1 साल और 3 साल 2 कैटेगरीज हैं यहाँ पर। अगर लिस्ट है कंपनी, है ना, अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आपके लिस्टेड हैं, राइट, और अगर आप इसमें निवेश कर रहे हैं 1 साल से कम के लिए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, ठीक है। अनलिस्टेड है, 3 साल से कम में अगर आप इसे बेच दें, राइट, तो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है गाइज। द नेक्स्ट टैक्स दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू हैज बीन अबॉलिश्ड। जो नेक्स्ट टैक्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं इसे अब खत्म कर दिया गया है, लेकिन ये पहले जो है ये प्रेवलेंट था, राइट, इट वाज देयर इन आवर इकोनॉमी। इसका नाम है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। आई विल नॉट स्पेंड मच टाइम, बट यू शुड नो अबाउट दिस दैट अर्लियर इन आवर इकोनॉमी गवर्नमेंट वाज इम्पोजिंग टैक्स ऑन डिविडेंड्स ट्वाइस। 2 जगह टैक्स सरकार लगा रही थी। एक बार तो लगा रही थी डिविडेंड्स पे टैक्स जब वो कंपनी के हाथ में था। द मोमेंट कंपनी डिक्लेयर्स दैट आई एम गोइंग टू पे दिस मच अमाउंट ऑफ माई प्रॉफिट्स टू माई शेयर होल्डर्स, then government was collecting a tax on it, and then secondly once it was received in the hands of the once in the hands of the shareholder, right, एक बार शेयर होल्डर के हाथ में पैसा आ गया, डिविडेंड्स आ गए, तो फिर सरकार उससे भी टैक्स ले रही थी। तो ये डबल टैक्सेशन लग रहा था सेम कंपोनेंट पे, एंड दैट इज व्हाई दिस हैज नाउ बीन अबॉलिश्ड। तो 2019-20 के बजट ने इसको खत्म कर दिया है, एंड नाउ टैक्सेस आर ओनली कलेक्टेड फ्रॉम द शेयर होल्डर व्हेन ही रिसीव्स द डिविडेंड। सो अगर आपकी कोई डिविडेंड इनकम है वो आप अपने इनकम टैक्स में रिपोर्ट करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली यू विल पे टैक्सेस ऑन इट, ठीक है। सो अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। बस इतनी बात पता होनी चाहिए कि था पहले डिविडेंड्स पर टैक्स लगाया करते थे, अब नहीं लगाते हैं, ठीक है। इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ डायरेक्टली द शेयर होल्डर्स नाउ। शेयर होल्डर्स के हाथ में जब ये आ जाएगा, है ना, अपने शेयर खरीदे, मान लीजिए 15% शेयर खरीद लिए किसी कंपनी के, अब कंपनी आपको जो है जो टोटल प्रॉफिट्स बनाए कंपनी ने साल भर में उसका कुछ परसेंटेज आपको डिक्लेयर कर रही है शेयर के रिस्पेक्ट में, राइट। तो शेयर के रिस्पेक्ट में डिक्लेयर कर रही है कि हम आपको 9 रुपए पर शेयर जो है प्रॉफिट देंगे, राइट। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास हैं, अकॉर्डिंगली यू आर बीइंग गिवन सम काइंड ऑफ प्रॉफिट ओवर इट, है ना। आपको जैसे ही ये डिविडेंड दिया डिक्लेयर करके, राइट, तो आपके हाथ में जो पैसा आया डिविडेंड्स के रूप में उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है, एंड नॉट व्हेन द कंपनी इज डिक्लेयरिंग द डिविडेंड, ठीक है। सो दिस वाज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। गाइस द नेक्स्ट माइनर टैक्स दैट वी हैव इज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है। एंड सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इज लेवीड ऑन एवरी सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटी, राइट। सो कहीं पर भी अगर सिक्योरिटी खरीदी बेची जा रही है, सिक्योरिटी मतलब इक्विटी, राइट, या डेप्ट या म्यूचुअल फंड, कुछ भी, राइट। सो इफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा, right, which are listed on the stock exchanges, if they are being sold, है ना, मान लीजिए 2 लोग के बीच में खरीद बेच हो रहा है, राइट। सो ऐसे केस में क्या होगा इस ट्रांजैक्शन में, राइट। फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज द बायर, दिस इज द सेलर, राइट। सो ये दे रहा है लेट्स से शेयर्स, इक्विटी, राइट, और ये बायर पे ऑफ कर रहा है मनी, राइट। सो वट एवर इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन, जो भी वैल्यू होगा उसके आधार पे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एप्लीकेबल होगा, राइट। सो इट इज समवेयर इन द रेंज ऑफ 0.1%। हालांकि अलग अलग एसेट्स पर अलग अलग रहता है, लेट मी क्लैरिफाई दिस, ठीक है। सो यूनिफॉर्म नहीं है कि हर जगह 0.1% ही रहेगा। फॉर डिफरेंट सेट ऑफ एसेट्स दिस टैक्स रिमेन्स डिफरेंट, ठीक है। सो मान लेते हैं 0.1% है बिकॉज मेजॉरिटी के लिए 0.1 है, राइट। सो दिस इज बेयर्ड इक्वली बाय बोथ ऑफ देम, ठीक है। सो ये भी 0.05 बेयर करेगा, ये भी 0.05 बेयर करेगा, राइट, एंड अकॉर्डिंगली दिस विल बी डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट। अब इसका पर्पस क्या है, राइट, इसका फायदा क्या है आप समझना, राइट। सी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इज एक्चुअली हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड that how much of capital gains tax is to be received, ठीक है। तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स अपने आप में एक तरह से गेटवे का काम करता है, है ना। जैसे मान लीजिए हमने शहर के बाहर एक गेटवे लगा दिया, और हम गेटवे पे अगर हेड काउंट ले लें कि कितने लोग अंदर आ रहे हैं, कितने लोग बाहर जा रहे हैं, तो हम बता सकते हैं शहर में कितने लोग प्रेजेंट है ना। आज शहर में कितने लोग बढ़ गए, कितने लोग कम हो गए, राइट।
Accordingly, this serves as a gateway, है ना? So whenever there is going to be sale purchase of these securities, automatically we will get to know that this person has sold the equity, right? Has sold an asset, right? जब खरीदा होगा तब भी कुछ पे किया होगा, तो accordingly हम देख पाएंगे कि कितना कैपिटल गेन्स हुआ और accordingly इन्होंने कितना पे किया, ठीक है? तो ये सिस्टम अपने आप में इफेक्टिव बना रहा है, राइट? इट इज हेल्पिंग अस टू एक्चुअली पे, टू एक्चुअली हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ मच अमाउंट ऑफ और इन व्हाट मैनर कैपिटल गेन्स टैक्स इज गोइंग टू बी रिसीव्ड, ठीक है? तो कैपिटल गेन्स टैक्स को इंप्लीमेंट करने के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव टूल की तरह से यूजफुल साबित होता है. ओके गाइस, सो वी आर डन विद ऑल द माइनर टैक्सेस. नेक्स्ट दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू इज लैफर्स कर्व, ठीक है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लैफर्स कर्व. नाउ दिस कर्व वाज गिवन बाय एन इकोनॉमिस्ट कॉल्ड एज, गोज बाय द नेम मिस्टर लैफर ओनली, राइट? सो इन्होंने बेसिकली क्या नोटिस किया, ही रियलाइज्ड दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी अ रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट, ठीक है? और रिलेशनशिप कैसा होगा कि भाई सरकारें क्या करेंगी, द अटेम्प्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स इज गोइंग टू बी टू इंक्रीज द टैक्स रेट. Once they start increasing the tax rates, automatically the revenues will keep increasing. सरकार भाई कोशिश क्या करेगी, जितना हो सके उतना ज़्यादा टैक्स रेट लगाए, राइट? टैक्सेस कलेक्ट करे. बट he points to a fact that see, above a certain degree, if you increase the rate of taxation instead of increase in tax revenue, right, there is going to be a decline in tax revenue. तो ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि भाई अगर आप और अब इंक्रीज करते हो इससे, राइट, आप यहां से इस लाइन के इस पार जा रहे हो, राइट, तो यहां पर टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा नहीं, ये घट जाएगा. दिस विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग एक्चुअली. हमने कहा ये क्या मैजिक हुआ, राइट? तो मैजिक नहीं है, ये क्या हो रहा है, राइट? यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इट दैट इफ यू कीप इंक्रीजिंग द रेट ऑफ टैक्सेशन, आप जैसे ही रेट ऑफ टैक्सेशन और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लोग क्या करेंगे, दे विल ट्राई एंड फाइंड लूप होल्स. They will try and find ways to evade taxes. किस प्रकार से टैक्सेस जो हैं उनको इवेड किया जाए, कैसे बाईपास किया जाए, राइट? कैसे टैक्स की चोरी की जाए, ये सिस्टम जो है ढूंढने निकल पड़ेंगे, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज, आई मीन ये जो है गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो मान लीजिए कल को आप ही पहुंच गए, राइट, इनकम टैक्स विभाग में, राइट, बन गए, रेवेन्यू सर्विसेज में पहुंच गए, तो क्या समझना है हमें, राइट? A very important lesson here is, right, something that you can advise to the government also from time to time, that sir, instead of increasing the burden of tax on the taxpayer, we should try and increase the base of tax itself, right? हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो टैक्स पे करें, राइट? जहां पर हम बर्डन ऑफ टैक्स एक सिंगल टैक्स पेयर पे कम रखें, है ना? तभी टैक्सेशन जो है वो इफेक्टिव हो सकता है, राइट? अगर हम टैक्स रेट बढ़ाते हैं, राइट, इफ वी कीप इंक्रीजिंग द रेट ऑफ टैक्सेशन, इफ वी कीप इंक्रीजिंग द बर्डन ऑफ टैक्स ऑन अ सिंगल टैक्स पेयर, देन देयर इज अ वेरी हायर इंसेंटिव फॉर द टैक्स पेयर टू लुक फॉर वेज टू इवेड द टैक्स. टैक्स से बचने के लिए उसके पास बहुत सारा इंसेंटिव है. आप खुद सोच के देखो, राइट? इफ यू आर एन इंडिविजुअल एंड लेट्स से योर टैक्स लायबिलिटी कम्स आउट टू बी 10 लाख रुपीज, 10-15 लाख रुपए आपकी टैक्स लायबिलिटी आ गई, राइट? तो आप भी सोचेंगे कि भाई 1 लाख रुपए सीए को देके या 1 लाख रुपए सीए फर्म को देके 10-15 सीए लेके आ सकता हूं मैं, एंड आई कैन फाइंड वेज टू इवेड दिस टैक्स, रिड्यूस डाउन माय टैक्स लायबिलिटी लीगली, राइट? तो इसीलिए समझिए कहानी, राइट? व्हाट लैफर कर्व इज ट्राइंग टू से, व्हाट लैफर इज ट्राइंग टू से थ्रू हिज कर्व, ही इज ट्राइंग टू से दैट इफ यू फाइंड समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैपनिंग, अगर आपको लग रहा है कि टैक्स रेट बढ़ाने से टैक्स रेवेन्यूज कम हो रहे हैं, दैट इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग कम बैक, आप क्या करिए, स्टार्ट रिड्यूसिंग योर टैक्स रेट्स एंड यू विल नोटिस दैट योर टैक्स रेवेन्यूज विल इंक्रीज. तो बेटर कंप्लायंस के लिए कई बार टैक्स रेट्स स्लैश करने पड़ते हैं, ठीक है? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा वो कहानी. When I discussed with you corporate income tax and personal income tax, I told you that we are bringing in alternate mechanisms, है ना? तो डायरेक्ट टैक्स कोड जब आया था, डायरेक्ट टैक्स कोड पर कमिटी बनी थी और कमिटी ने भी यही सजेशन दिया था that instead of increasing tax rates, what we want is effective implementation, ठीक है? आप जितना यूनिफॉर्मिटी रखेंगे, जितना सिंपल रखेंगे, टैक्स कंप्लायंस उतना बेटर हो जाएगा, ठीक है? सो दिस इज द लेसन दैट वी नीड टू लर्न फ्रॉम लैफर्स कर्व.
Guys, we'll continue the remaining topics in the next part.